आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडलअप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे और एक नई तैयारी को अंजाम देने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा उत्साह से भरे होंगे, क्योंकि आज की जो लेक्चर सीरीज़ है इसमें हम जिस चीज़ का इंट्रो देने वाले हैं आपको, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वो क्या है वो आप सभी जानते हैं। वो हमारी जो सीरीज़ है वो यूपी सुपर टेट 2023 एंड 24 एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ऑफ कोर्स ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में ऐसी एकदम से चीज़ें कुलबुलाने लगी होंगी कि ऐसा तो नहीं है नोटिफिकेशन आ गया। ऑफ कोर्स नोटिफिकेशन आएगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन सरकार जब निकालेगी वो उसका काम है, निकालेगी, लेकिन आपका काम मेन लिए तैयारी करना। ऐसा तो नहीं है नोटिफिकेशन के इंतज़ार में आप तैयारी करना छोड़ दें। तो ये हमारी जो सीरीज़ आएगी वो स्पेशली होगी उन बच्चों के लिए जो यूपी सुपर टेट पढ़ना चाहते हैं। और केवल प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस के साथ ही इसमें आपको कराए जाएंगे कॉन्सेप्ट रिलेटेड सारे डीप, मतलब सब टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कराया जाएगा। इसके साथ प्रैक्टिस सेशन तो आने ही हैं, उसमें नो डाउट है ना। बट कॉन्सेप्ट इतने डीप कराए जाएंगे कि आपको एक्चुअल में कॉन्सेप्ट की समझ डेवलप हो। जो कई बच्चों की क्वेरी आती रहती है कि सर कॉन्सेप्ट की रिगार्डिंग वीडियो आप ज़रूर लाइएगा, तो आज की जो सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है वो आपकी मेनली है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। इसमें आपको पूरा कोर्स मिलेगा और इसमें आपके कवर करेंगे। तो मेनली आपका है, आपको दिख रहा है कि आपका मेनली कवर होगा वो है चाइल्ड डेवलपमेंट, टीचिंग स्किल एंड लाइफ स्किल, है ना। तो ये आपके कॉन्सेप्ट को कवर किया जाएगा। अब जैसे किसी नए रिलेशनशिप में जाने से पहले हम सभी जानते हैं जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो है एक दूसरे को समझना। ऐसे ही सेम अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्यों ना उसके सिलेबस को जाना जाए कि आखिर उसमें पूछा क्या जाता है। तो उस चीज़ की हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई डाउट है इस सिलेबस से रिगार्डिंग या अदर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें हमारे ग्रुप पे टेलीग्राम पे पेडल अप ग्रुप के नाम से उस पर भेज सकते हैं। हम आपका वहाँ रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो बढ़ते हैं, हम जानते हैं समझते हैं कि यूपी सुपर टेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो आपको दिख रहा है वो यूपी सुपर टेट का सिलेबस है। मेनली अभी यूपी सुपर टेट 2 बार हो चुका है, 2018 एंड 2019 में। तो उस बेस पर हमने आपके लिए ये सिलेबस तैयार किया है और ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया सिलेबस है। आगे हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस आएँ, लेकिन तब तक के लिए मान के हम चलते हैं कि ये आपका सिलेबस होगा, है ना। जो चेंजेस आएंगे वो टाइम टू टाइम आपको अपडेट कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में अगर आने पे कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे तो आपको ऑफ कोर्स उनके अकॉर्डिंग चीज़ें बता दी जाएंगी। बट अभी आप मानिए कि लैंग्वेज आपकी है और लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत आती है जो कि कंपलसरी ही है ना। और ये 40 मार्क्स की आती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करें साइंस की तो ये 10, इसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वो तीनों कवर हैं, तो ये 10 नंबर की आती है। मैथ की बात करें तो ये 20 नंबर का आता है, जिसमें मेनली आपकी अर्थमेटिक पर फोकस किया जाता है। इन्वायरमेंट एंड सोशल स्टडी, जिसे ईबीएस भी कह सकते हैं, ये आपकी मेनली 10 नंबर की आती है। अगर बात करें सीडीपी, टीचिंग स्किल, लाइफ स्किल, ये वैसे तो 3 अलग अलग सेपरेट सेक्शन में दिए गए हैं, लेकिन मेनली हम इनको कवर करके पढ़ेंगे तो ये आपका 30 मार्क्स दे जाता है ना। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की बात करें तो ये आपकी 30 नंबर की आती है। रीजनिंग की बात करें तो ये 5 नंबर की आती है। और अगर आईटी की बात करें, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की, तो ये भी 5 नंबर की आती है। तो इस हिसाब से आपका एग्ज़ाम 40 + 10, 50, 20, 70, 80, 100, 100 एंड 150। तो ये आपका मेनली कितना 150 मार्क्स को कवर करता है। 150 नंबर का ये एग्ज़ाम आपका होगा। तो इसमें इतना ये आपका सिलेबस है। अब हम क्या पढ़ेंगे वो हम जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इस सीरीज़ के थ्रू जो चीज़ कवर करेंगे वो है आपका 3 मेन मतलब टॉपिक्स। पहला है चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट कह सकते हैं। दूसरा है आपका टीचिंग स्किल, जिसे आप शिक्षण कौशल भी कहते हैं। थर्ड वन इज़ लाइफ स्किल, मतलब जीवन कौशल। इनको हम कॉन्सेप्ट, डीप कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ेंगे, एकदम एक एक सब टॉपिक को भी क्लियर करेंगे, है ना। अब जानते हैं कि ना अलग अलग सेक्शन के क्या सिलेबस हैं, क्या क्या चीज़ें में पूछी जाती हैं, है ना, क्योंकि वो एग्ज़ाम हमारे इस सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले हम ब्रॉड को लेके चले, मतलब एक जनरल समझ ली कि ये सुपर टेट का सिलेबस है, उसमें जनरल टू स्पेसिफिक होते हम चले जाएंगे, है ना। ये हमारा आपको पता है डेवलपमेंट का प्रिंसिपल भी है, जनरल टू स्पेसिफिक। तो वही हम चीज़ यहाँ अपनाएंगे। अब बात करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो आप में इसमें मेनली जो सिलेबस में चीज़ मेंशन की गई है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पूछा जाता है और फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट को पूछा जाता है। अब इसमें क्या चीज़ पूछी आएंगी, तो सबसे पहले इसमें पूछा जाएगा डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के बाद ग्रोथ क्या होती है, मैच्योरिटी क्या होती है ना। इसमें हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट भी आ जाएंगे। इसमें आपकी डेवलपमेंट प्रिंसिपल पूछे जाएंगे, डेवलपमेंट स्टेजेस पूछी जाएंगी, डेवलपमेंट जो थ्योरी है मेनली जो आपके, चाहे आपका कॉग्निटिव थ्योरी से रिगार्डिंग या बिहेवियर थ्योरीज जो भी हैं वो पूछी आएंगी। तो इनको हम सारी कवर करेंगे। सेकंड बात आते हैं लर्निंग की। तो लर्निंग ये इसमें मेनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है लर्निंग का।
लर्निंग में क्या क्या पूछ सकते हैं, लर्निंग थ्योरीज पूछ सकते हैं जो थॉर्नडाइक, पैवलोव, स्किनर की, गैने की या कोहलबर्ग की आपने सुनी होगी। इंटेलिजेंस टेस्ट पूछ सकते हैं जो बिनी के हैं, स्पीयरमैन के हैं, इन सब के, या थॉर्नडाइक के हैं। या बुद्धि कितने प्रकार की होती हैं, है ना। टेस्ट, ग्रुप टेस्ट पूछेंगे, इंटेलिजेंट टेस्ट पूछेंगे, तो ये सारी चीज़ें लर्निंग में कवर करी जाएंगी। तो ये मेनली पार्ट है आपका चाइल्ड साइकोलॉजी का या चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी का। आई होप आपको क्लियर ये चीज़ें हो गई होंगी। अब ये जानते हैं आपने, ये तो समझ लिया ये आपका फर्स्ट पोर्शन है, 10 नंबर का आना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब ये मेनली इंपॉर्टेंट होता है कि इससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। तो अभी हम जो आपको क्वेश्चन लेके आए हैं वो मेनली PYQ क्वेश्चन है 2018 और 2019 के। उनके बेस पे हम समझते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी में कौन कौन से या किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम अपने पहले क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 2018 के PYQ क्वेश्चन हैं। तो जो क्वेश्चन आपका आया था वो पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू गैने लर्निंग हिरार्की हाईएस्ट स्टेज ऑफ लर्निंग। मतलब गैने ने अधिगम की एक मॉडल दिया था, पदानुक्रम सीखने का सिद्धांत दिया था। उसमें ये पूछा गया सबसे ऊपर उच्च स्तर पर किस चीज़ को रखा है। अगर गैने की बात करें तो लर्निंग हिरार्की मॉडल में उन्होंने सबसे ऊपर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को रखा है ना। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे हम जब थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें सारी चीज़ आपको डिटेल तरीके से पढ़ाई जाएगी। अभी हम ये समझते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं या आगे किस तरीके से संभावना हो सकती है, क्योंकि एक आपको आइडिया लग जाएगा किस थ्योरी के रिगार्डिंग किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करें कि मौलिकता, लचीलापन और प्रवाह किससे संबंधित है। ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो आर द कंपाउंड ऑफ क्रिएटिविटी, थिंकिंग, टीचिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ अगर मुझे सीधा आंसर टिक करना हो तो होगा क्रिएटिविटी। क्यों होगा? क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है एक वर्ड ओरिजिनलिटी, क्योंकि आपकी जो अनोखापन है, एक नयापन है, वो मेनली आपको क्रिएटिविटी में ही दिखता है। थिंकिंग हो सकता है आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर भी सोच रहे हो, टीचिंग भी इन्फ्लुएंसल होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कई चीज़ों को मिला के आप किसी समस्या का समाधान करते हैं, है ना। तो उसमें कुछ ओरिजिनलिटी होती है, कुछ नहीं भी होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक इज एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेस्क थिंकिंग इन टीचिंग ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। मतलब जो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक यूज़ करते हैं एज अ टीचर, तो वो किस चीज़ को बढ़ावा देती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, रोट लर्निंग या नॉन। तो हमें पता है कि जो ब्रेन स्टॉर्मिंग और रोड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी, कन्वर्जेंट के लिए भी नहीं होगी, ये मेनली होती है डाइवर्जेंट के लिए, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग हमें मदद करती है अलग अलग दिशाओं में चीज़ों को सोचने के लिए। तो इसी को हम कहेंगे डाइवर्जेंट, है ना। अगला बात करते हैं कोहलबर्ग्स थ्योरी एक्सप्लेन डैश डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। आपको ये बताना है कोहलबर्ग की जो थ्योरी है वो किस पर आधारित है, मोरल डेवलपमेंट पर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, सोशल पे, ऑल पे। तो आपको पता है कोहलबर्ग की अगर बात आती है तो मोरल सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत के रूप में उन्हें जाना जाता है। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, एन इन्फेंट ऑफ बिलो 15 मंथ एज इज एट वॉट स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। 15 महीने से कम उम्र का जो बच्चा होता है उसमें भाषा किस तरीके से आपको देखने को मिलती है। क्या वो इंटरमीडिएटरी फ्लुएंसी होती है, स्पीच इमरजेंस होता है, कॉम्प्लेक्स अटरनेंसी होती है, या प्री प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ आपको एक एज दी है वो है 15 महीने, है ना। तो उसमें बच्चे की स्थिति आपको देखनी किस तरीके की होती है। तो इसमें मेनली आपका होता है प्री प्रोडक्शन, है ना। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है लगभग 1 साल का जो 12 महीने का बच्चा होता है, 1 या 2 या 3 शब्द का उसका शब्दकोश होता है। तो ये कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होना है, तो इसी हम क्या नाम देंगे, उसे प्री प्रोडक्शन का हम नाम देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हु एडवोकेट द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। किसने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी? पेब्लो, स्किनर, थॉर्नडाइक, पियाजे। तो इन सभी की लर्निंग थ्योरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो ट्रायल एंड एरर है आप जानते हैं ये थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। जो बच्चे पहली बार सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको हो सकता है चीज़ें थोड़ी सी अजनबी सी लगे, है ना। लेकिन आप जिससे दूरियां जितनी बनाएंगे वो फिर आपसे भी उतनी दूरियां बनाएगा, ये सीधा सा नियम है। अगर आप किसी से नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे तो वो भी आपसे उतनी ही नज़दीकियाँ बढ़ाएगा। तो ये यहाँ भी अप्लाई होता है ना। हो सकता है आपको एकदम चेहरे पे स्माइल छूटी उस बात को सुन के, तो मेरा कुछ गलत कहने का मतलब नहीं है, मेनली आप फोकस करेंगे टीचिंग पे। तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि प्रोग्राम्ड लर्निंग इज बेस्ड ऑन हुज थ्योरी ऑफ लर्निंग। जो प्रोग्राम लर्निंग है वो किसके द्वारा, किस चीज़ पर बेस है, किसके द्वारा दी गई? स्किनर, थॉर्नडाइक, ब्रूनर या पेब्लो। तो जो अगर बात करें प्रोग्राम्ड लर्निंग की तो ये सीधा सा स्किनर आ जाएगा। इन्होंने चूहे पे प्रयोग किया था, कबूतर का भी प्रयोग हमारे सामने देखने को मिलता है। इस तरीके के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। RCI इज इस्टेब्लिश्ड फॉर द एजुकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ चिल्ड्रन। आपको ये बताना है कि RCI जिसे आप रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं वो किसके लिए बनाई गई है? डिस्टेंस एजुकेशन, एनवायरनमेंट एजुकेशन, डिसेबल चिल्ड्रन या गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो RCI की बात करें तो ये मेनली आपका डिसेबल चिल्ड्रन के लिए बनाई गई है। ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन में कवर किया जाएगा। और आपको पता है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं
उनको जो लाइसेंस देने की काम करता है वो आरसीआई ही करता है ना। आरसीआई लाइसेंस के तौर पर उसे जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि व्हाट इज द राइट ऑर्डर ऑफ फीबल माइंडनेस बेस्ड ऑन आईक्यू। आईक्यू को आपने एक टेबल पढ़ी होगी, कितने से इतने के बीच में ये इस तरीके के बच्चे होते हैं, इस रेंज में इस रेंज में इस तरीके के बच्चे होते हैं। तो उसको एक ऑर्डर में आपको लगाना है कि पहले मूर्ख आते हैं, मंद आते हैं, मूड आता है, जड़ आता है, या पहले मंद आता है, मूर्ख आता है, मूड आता है, जड़ आता है। इस तरीके से आपको एक ऑर्डर में लगाना है। तो बात करें अगर आईक्यू के बेस पे आप टेबल में अरेंज करने की, ऑर्डर में, राइट ऑर्डर में लगाने की, तो सबसे पहले आपको पता है कि मंदबुद्धि बच्चा आएगा। एक मिनट, ओके, पहले आएगा मंदबुद्धि, दूसरे पे आएगा उससे नीचे के मूर्ख, उससे कम के आईक्यू पे आएगा मूड, उसके सबसे कम पे आएगा जड़। तो ये आईक्यू की क्या रेंज है ना, कैसी टेबल बनती है, वो भी हम आपको इंटेलिजेंस जब पढ़ेंगे तो इसको कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन इज रिलेटेड टू व्हाट। समायोजन और आत्मसातीकरण किससे संबंधित है। ये मेनली जो टर्म है, अगर जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अदर एग्जाम में तो आपको सीधा सा ध्यान आ गया होगा, ये पियाजे के द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं। ये क्या कहते हैं इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये किससे, अगर पियाजे की बात आ गई है तो आपको सीधा सा पता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उन्होंने थ्योरी दी थी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, इससे ये कनेक्ट हो जाएंगे। हालांकि जो पियाजे हैं उन्होंने मोरल डेवलपमेंट की भी थ्योरी पे काम किया था और दी भी थी, ऐसा नहीं है, लेकिन मेनली जो उन्हें जाना जाता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। अब ये आ गया आपका 2019 का पीवाईक्यू सेट। तो देखते हैं 2019 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आरसीआई के बारे में जैसे आपको पता है 2018 में पूछा गया, तो यही क्वेश्चन 2019 में भी आया था आपका। तो इसका सीधा सा आंसर है आपका डिसेबल। अब आपको ये बताना है, अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो आरसीआई एक्ट कब आया था, इन विच ईयर आरसीआई एक्ट कम है ना। तो बताना आप इस कमेंट बॉक्स में लिख के हमें आंसर जरूर देना। अगला क्वेश्चन कहता है द लॉ ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन इंक्लूड्स, मतलब जो विकास की दिशा का नियम है उसमें क्या शामिल है, सेफेलोकोडल लॉ, प्रॉक्सिमल डिजिटल लॉ, या बोथ या नन। तो आपको पता है, अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़े हैं, आगे हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, ये तो ये आपको थोड़ा रिव्यू दे रहे हैं, एक झलकी दे रहे हैं ना, आगे मोहब्बत हम इस पूरे चैप्टर से करेंगे। तो ये इसमें जो दिशा के सिद्धांत की बात करें तो उसमें दोनों आते हैं, है ना। तो बोथ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर सेफेलोकॉडल की बात करें तो सेफेल मतलब होता है आपका हेड रीजन और कॉडल मतलब होता है आपका टेल रीजन। इसलिए इसमें कहा गया है कि जो आपका विकास होगा वो आपका सिर से धड़ की ओर होता है, सिर से नीचे की ओर, है ना। तो इसको भी समझेंगे, इस तरीके से समझेंगे, चीज़ों को रटेंगे नहीं, उन्हें समझेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अकॉर्डिंग टू मार्गरेट मीड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज, मतलब मार्गरेट मीड एक महिला थी जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना एक्सपेरिमेंट किया था किशोरावस्था के बच्चों पर, समोआ महाद्वीप पर। तो उनके किस चीज़ पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था, क्या वो बायोलॉजिकल था, साइकोलॉजिकल था, होमोलॉजियस था, या कल्चरल था। तो उन्होंने जो सामाजिक परिस्थिति या सामाजिकता का कैसे प्रभाव पड़ता है एक बच्चे के विकास पर, उसका मेनली उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो कल्चरल आएगा इसमें, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है द प्रोफाउंडर ऑफ ब्रेन लिपि ब्रेल स्क्रिप्ट इज, तो आप सभी को ब्रेल लिपि के संस्थापक के रूप में किसे, या खोजकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है, तो लुइस ब्रेल को, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। आपको पता है कि शास्त्रीय कंडीशनिंग या की जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो ये अगर बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग की, तो आपने अगर बीटीसी या बीएड किया है तो एक चीज़ से आप सभी भली भांति परिचित होंगे, वो है पेवलोव का कुत्ता, है ना। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग पेवलोव के द्वारा दी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि द बुक हेरिडिटी जीनियस किसके द्वारा लिखी गई थी। कैटल है, गाल्टन है, टर्मन है, पियर्सन है। तो जो हेरिडिटी जीनियस की बात करें तो वो है आपका गाल्टन, है ना। बुक्स को भी पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस की जो सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि सुपर टेट आपका जो एग्जाम है फैक्चुअल बेस एग्जाम ज़्यादा पूछा जाता है ना। आपकी सी टेट जैसा अप्लाइड क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसमें फैक्चुअल नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, तो उनको सारे कवर अप्लाइड कब भी करेंगे, हो सकता है थोड़ा एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाए, बट मेनली जो टारगेटेड होगा वो फैक्चुअल क्वेश्चन हम ज़्यादा अच्छे से कवर करेंगे, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, आपको ये बताना है कौन सा फैक्टर इसमें बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। तो जो बच्चे एकदम दिल से चाहते हैं सभी को, वो इसका आंसर जो लगाएंगे वो है सभी, और उनका आंसर एकदम से सही होगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गेनेज लर्निंग हायरार्की इज। गेने के बारे में आपने पिछले प्रैक्टिस सेशन में भी देखा होगा कि 2018 में भी क्वेश्चन आए थे, इसमें भी पूछा गया, इसमें करेक्ट ऑर्डर पूछा है। तो क्या ऑर्डर होगा। अब जो गहने का लर्निंग, अभी मैं करेक्ट आंसर आपको दे रहा हूँ, जब मैं इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो समझेंगे उन्होंने क्या मॉडल दिया था, किस हिसाब से हायरार्की उन्होंने बनाई थी। तो मेनली उन्होंने बात करी थी, जैसे हम अगर आपको एक कॉमन सेंस में पूछे तो पहले हम चीज़ों को सीखते हैं, कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो सबसे पहले आएगी कॉन्सेप्ट लर्निंग,
फिर उससे हम कहीं ना कहीं रूल बनाते हैं, फिर रूल लर्निंग आएगी, फिर जब हम रूल भी सीख जाते हैं तो इसी किसी प्रॉब्लम में हम अप्लाई करते हैं तो उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी। तो ये उनका करेक्ट सिक्वेंस था एक हायरार्की का जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन विच द इंडिविजुअल डू नॉट गिव अटेंशन टू द प्रॉब्लम। मतलब आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी उस स्टेज का नाम बताना है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आती है, जिसमें आप प्रॉब्लम पर फोकस ही नहीं करते। ट्रांसलेशन होगा, इल्यूमिनेशन होगा, इंक्यूबेशन होगा, प्रिपरेशन होगा। तो देखो प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर ही प्रिपरेशन करते हैं, तो ये होगा नहीं। ट्रांसलेशन इसमें संबंधित है नहीं। अब इंक्यूबेशन की बात करें तो आप कई बार देखते हैं कि प्रॉब्लम में आप फंसे हैं, बहुत समय प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देते देते आप थोड़ा सा प्रॉब्लम को साइड में रख के आप अदर अपने काम करने लगते हैं, तो उस समय आपका जो ध्यान है वो प्रॉब्लम पे नहीं होता है ना। तो उसी अवस्था को जिस जहाँ आपका ध्यान प्रॉब्लम पे डायरेक्ट वे में नहीं है बट इंटरनली आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे वर्क कर रहे हैं, वो चीज़ें हो रही हैं। ऐसा नहीं है उनकी जो प्रोसेस है वो खत्म हो गई या बंद हो गई, नहीं, वो कंटिन्यू है पर आपके कॉन्शियस चेतन अवस्था में वो चीज़ नहीं है। तो इस अवस्था को हम इंक्यूबेशन कहते हैं। जैसे एक मुर्गी होती है वो अंडे को सेंकती रहती है तो उसका नाम होता है इंक्यूबेशन, वो प्रोसेस का नाम। उससे ही ये चीज़ रिलेट की जा सकती है। बट ऐसा नहीं है मुर्गी उस पर बैठी है तो सोच सोच के बैठी है, नहीं, वो एक स्मूथ प्रोसेस है कि बस बैठेगी तो अपने आप अंडे को जो गर्मी चाहिए, हीट चाहिए, वो ऑटोमेटिकली उसे मिल रही है। तो इसी को कहेंगे हम जहाँ हमारा मेनली ध्यान प्रॉब्लम पे नहीं है बट वो प्रोसेस कंटिन्यू रन वे में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड इन। आपको ये बताना राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये मेनली आपकी कलकत्ता में है, कोलकाता में। तो इसका आंसर है कोलकाता। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन, क्योंकि एक आपके एक टॉपिक में जैसे टीचिंग सीडीपी हो गया या टीचिंग स्किल हो गया, लाइफ स्किल, तो एक में आपके 10 क्वेश्चन होंगे, 10 10 10, तभी वो 30 मार्क्स कवर करेंगे। तो ये आपके 2018 और 2019 जो एग्ज़ाम हुआ था पेपर, उसके पीवाई के क्वेश्चन थे, मेनली बेस किस पे थे, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी पे, है ना। अब चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे जो है आपका टीचिंग स्किल, है ना। समझेंगे टीचिंग स्किल में क्या चीज़ पूछी जाती है, क्या उसका सिलेबस है, फिर उसके पीवाईक्यू भी देखेंगे ताकि एक आइडिया लग जाए ब्रॉड वे में कि इस तरीके के इस टॉपिक से रिलेटेड या इस पार्ट से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो किस तरीके के आगे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि पहले हम कहते नहीं है कि पूर्व ज्ञान को देखेंगे फिर आगे आने वाले ज्ञान को समझेंगे। तो टीचिंग स्किल में क्या है, टीचिंग स्किल में शिक्षण कौशल में आपको टीचिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, टीचिंग अप्रोच कौन सी है, टीचर सेंटर्ड भी पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं, चाइल्ड सेंटर्ड भी पढ़ेंगे, कौन कौन सी उसमें टेक्निक यूज़ करते हैं, ब्लूम टेक्नोमी को पढ़ेंगे। उसके बाद जो रिवाइज्ड ब्लूम टेक्नोमी हुई थी जो उनके सिस एंडरसन के द्वारा लाई गई थी वो भी पढ़ेंगे। एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आपका एंशियंट एजुकेशन जो कमेटी है या जो आपके कमीशंस आए हैं, उसके बाद मॉडर्न एजुकेशन कैसा है, किस तरीके का चल रहा है, कौन कौन से नए नवाचार आए हैं, है ना, इनोवेशंस लाए गए हैं, कौन सी कमेटी या कमीशंस बैठाई गई हैं उसके ऊपर। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसका इतिहास जानेंगे कैसी ये शुरुआत हुई, उसमें कौन कौन से टाइप्स हैं, पीडब्ल्यूडी के बारे में पढ़ेंगे, एक्ट कौन कौन से आए हैं, आरपीडब्ल्यूडी के बारे में पढ़ेंगे, एडीएचडी के बच्चे कैसे होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, एसएलडी बच्चे कौन से होते हैं। उसके बाद सबसे मेनली टॉपिक है असेसमेंट एवोल्यूशन का, ठीक है, वो उसके टाइप्स पढ़ेंगे। सीसीई के बारे में आप सभी ने बहुत सुना होगा, है ना, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। मैनेजमेंट में आपका टीचिंग मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करेंगे एज अ टीचर, रिसोर्स मैनेजमेंट, आपके पास कम संसाधन है उनको मैनेज कैसे करेंगे ये समझेंगे। उसके बाद टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का कैसे हम यूज कर सकते हैं उसको भी समझेंगे। तो इस तरीके से आपका टीचिंग स्किल को, ये आपका मेनली मैंने टॉपिक दे दिए बट इनके अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक हैं, इन सबको हम कवर करेंगे। ये इसका काम मेनली आपका इतना है कि आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाए कि हम कैसे चलने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, है ना। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चंस को कि 2018 और 2019 में टीचिंग स्किल्स पे बेस कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, है ना। तो 2018 में जो आपका पीवाईक्यू हुआ एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था हु वाज प्रोपाउंडेड ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। मतलब आपको ह्यूरिस्टिक जो पद्धति है वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, स्पेंसर है, आर्मस्ट्रॉन्ग है, डीवी है या आपके स्किनर है। तो अगर बात करें ह्यूरिस्टिक मेथड की या ह्यूरिस्टिक पद्धति की तो ये आपका आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दी गई थी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं आपसे एक यहीं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको ये बताना है डिस्कवरी लर्निंग किसके द्वारा दी गई थी, तो अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर लिख के भेजिए ताकि हमें पता लगे कि आप कॉन्सेप्ट को कितना गहराई से पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच रिपोर्ट इज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। आपको ये बताना है कि मैग्ना कार्टा इंडियन एजुकेशन में किस चीज़ को के रूप में जाना जाता है, वुड डिस्पैच को, एनईपी को, मैकेले मिनट को या नन को। तो आपको पता है
कि जो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है वो वुड डिस्पैच 1954 को कहा जाता है ना। एनईपी आपको पता है 68 में लाई गई थी, है ना। 64 66 की ये कमेटी बैठी थी, कोठारी आयोग, उसके द्वारा ये प्रतिपादित है। कहीं ना कहीं उसकी सिफारिश पे आगे लाई गई थी, उसके काम है। मैकाले को हम जानते हैं किस लिए, हम उस चीज़ के लिए जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि जो अंग्रेजी शिक्षा हमारे इंडियन एजुकेशन में लाई गई थी उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो मैकाले का है। और शायद इसी यही वो शख्स है जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं इंग्लिश को ऐसे समझते हैं कि कहीं ना कहीं इंग्लिश अगर हम बोलेंगे तो हम खुद में काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी के तौर पे निखर के आएंगे। लेकिन शायद ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, ये आपको सोचना है। बट मैकाले को आप समझ गए होंगे कि 1835 में इसने इंडियन एजुकेशन में काफ़ी बड़े बदलाव के तौर पे इसे देखा जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन सब के बारे में बड़े डीप में पढ़ेंगे जो हम एंशियंट और मॉडर्न एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। हु इंट्रोड्यूस द 5 स्टेप सिस्टम इन प्रिपरेशन लेसन प्लानिंग। कहीं ना कहीं जो पाठ्य योजना हम बनाते हैं उसके 5 चरण होते हैं। कौन कौन से चरण होते हैं अगर आपको पता है तो हमें लिख के जरूर भेजिएगा। तो उसकी शुरुआत किसने की थी, किसने वो चीज़ें दी थी। तो अगर बात करें लेसन प्लानिंग के जो 5 चरण है उसकी जो शुरुआत दी थी या जिस बंदे ने उस चीज़ को दिया था वो है आपके हर्बर्ट, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच लेवल ऑफ एजुकेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड एट मकतब। मकतब जो आपको पता है कि हमारे जिस रूप में शिक्षा के एक संस्थान के रूप में विरासत है तो स्थापित भी है, तो उसमें किस तरीके की एजुकेशन दी जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ऑल। तो आपको पता है मकतब में मेनली आपकी जो एजुकेशन दी जाती है वो आपकी प्राथमिक स्तर की शिक्षा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हु वाज द प्रोफाउंडर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। मतलब प्रोजेक्ट शिक्षण पद्धति जो आप बच्चों को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, बड़े बच्चों को भी दिए जाते हैं, उसके प्रोफाउंडर कौन थे। क्या वो फ्रॉवेल थे, डीबी थे, मॉन्टेसरी थी या रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो आपको पता है प्रोजेक्ट मेथड, यहाँ अगर इन ऑप्शंस की बात करें तो इनके अनुसार जो सही आंसर है वो आपका डीबी है, जॉन डीबी। लेकिन अगर बात करें एक और बंदे का नाम निखर के सामने आता है वो है आपका किलपैट्रिक। तो ये जॉन डीबी के ही शिष्य थे। और मेनली अगर बात करें प्रोजेक्ट मेथड का या प्रोजेक्ट शिक्षण पद्धति का किसने प्रचार प्रसार किया तो वो थे किलपैट्रिक। अगर ऑप्शन में डीबी नहीं है, किलपैट्रिक है, तो उस पर टिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कि प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इज प्राइमरी रिलेटेड टू विच लेवल ऑफ एजुकेशन। मतलब जो कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन आता है, एक रुकावट, ठहराव आ जाता है इस शिक्षा के स्तर में, तो वो किस लेवल से संबंधित है, माध्यमिक, प्राथमिक या स्पेशल एजुकेशन या हायर एजुकेशन। तो बात करें अगर ठहराव की शिक्षा के दौरान तो वो मेनली आपकी जो देखी जाती है वो प्राइमरी लेवल पर। क्योंकि प्राइमरी लेवल पे बच्चे हो सकते हैं छोड़ के स्कूल चले जाएं, है ना, किसी वजह से हो, फाइनेंशियली हो सकता है, बैकग्राउंड हो उनका, इमोशनली हो या सोशल जो कुछ भी उनकी रहा हो, उस वजह से हो सकता है वो अपनी शिक्षा को कंटिन्यू ना कर पाएँ और उसी में ठहराव आ सकता है, उनके स्टैग्नेशन आ सकता है। तो इस चीज़ को जो मेनली रिलेट किया जाता है वो प्राइमरी लेवल से। अभी बात करें इसकी, किसने आगे इस चीज़ पे बात करी थी, किस कमेटी ने, वो भी आगे के क्वेश्चनों में समझेंगे। हु प्रोफाउंडेड प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। आपको वही बताना है कि सीखने के प्राथमिक नियम किसके द्वारा दिए गए थे, स्किनर, पेवलोव, वॉटसन, थॉर्नडाइक। हम सभी को बताया अगर लर्निंग आपने पढ़ी है तो लर्निंग में जो सीखने के जो नियम हैं आपके प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग वो किसके द्वारा, वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। हालांकि इनके द्वारा 3 प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ भी दिए गए थे, 5 या 7 प्रकार के, तो वो भी हम पढ़ेंगे। स्किनर के द्वारा अभी हमने पढ़ा प्रोग्राम लर्निंग दी गई थी। पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग के तौर पे जाने जाते हैं। वॉटसन को आप एक बहुत ही प्रसिद्ध इनका कोट है, वो इसके तौर पे आप इसे जानते हो, अगर आपको पता है वो हमें लिख के जरूर भेजिएगा ताकि इसके साथ साथ आपकी भी नॉलेज रिवाइज होती जाए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड इज ऑल्सो नोन एज। मतलब शैक्षणिक प्रौद्योगिकी थर्ड को किस नाम से जाना जाता है, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी या टीचिंग टेक्नोलॉजी। अगर बात करें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की थर्ड की तो इसे हम जिस नाम से जानते हैं वो है आपका इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है विच एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर इज रिलेटेड टू हिज इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। मतलब विद्यार्थी के व्यवहार का वो कौन सा पहलू है जो उसकी रुचि और दृष्टिकोण से संबंधित है। इमोशनल है, कॉग्निटिव है, साइकोमोटर है, इंटेलिजेंस है। तो हम बात करेंगे अगर हमारी रुचि की तो हर मिनट हमारी रुचियाँ बदलती हैं। रुचियों से हमें कोई पसंद आता है, रुचियों से कोई नापसंद हो जाए, है। तो वो जिससे संबंधित है वो है हमारी इमोशनल, है ना। इमोशनल जो पक्ष है हमारा, भावनात्मक पक्ष है, उससे रिलेटेड है। ये इमोशन बहुत कुछ करा जाते हैं ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच टेस्ट इज यूज्ड टू नो द लर्निंग प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर क्लासरूम टीचिंग। मतलब आपको क्लासरूम टीचिंग के बाद में अगर किसी बच्चे की समस्या का समाधान करना है तो आप कौन सी इसमें चीज़ अपनाएंगे।
या डायग्नोस्टिक है, अचीवमेंट है, यूनिट है, फॉर्मेटिव है? कौन सा टेस्ट अप्लाई करें? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डायग्नोस्टिक। क्योंकि किस वजह से मैं ये पता लगा कि डायग्नोस्टिक है? तो इसमें सीधा सा क्वेश्चन में ये यूज की गई है वो टर्म, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, लर्निंग प्रॉब्लम ऑफ अ स्टूडेंट आफ्टर क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग के दौरान नहीं, आफ्टर क्लासरूम टीचिंग, तो वो आपका डायग्नोस्टिक आएगा। अचीवमेंट टेस्ट आपका ड्यूरिंग क्लासरूम, सेम फॉर्मेटिव और यूनिट, ये उसी के पार्ट है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये थे आपके 2018 पीवाईक्यू। अब 2019 के पीवाईक्यू समझते हैं, टीचिंग स्किल्स से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हो सकता है रिपीट हो सकता है उसी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हों, लेकिन मेन है जो आइडिया है वो कॉन्सेप्ट नहीं बदला होगा। बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग इज नॉट करेक्ट, शिक्षण के बारे में कौन सा सही नहीं है। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, बिल्कुल है, संबंध है, एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं बच्चा टीचर से, टीचर बच्चे से। ट्राइपोलर प्रोसेस है, त्रिध्रुवीय, बिल्कुल सही है। तो आपके 3 ध्रुव कौन कौन से हैं? पहला आपका टीचर, सेकंड आपका जो बच्चा है विद्यार्थी, थर्ड वन सोचो आप, थर्ड वन है आपका करिकुलम, है ना। तो ये आपके 3 उसके पोल हैं। टीचिंग इज एन इफेक्टिव डायरेक्टेड प्रोसेस, कहीं ना प्रभावी निर्देशित है, बिल्कुल है। कहीं ना कहीं इफेक्टली आपको बच्चे को अलग अलग टीचिंग मेथड के थ्रू डायरेक्ट भी करना पड़ता है। टीचिंग इज अ प्रोसेस कन्फाइंड ओनली टू द क्लास, बात करें शिक्षण की केवल क्लास तक सीमित है, नहीं, ये हमारा नहीं पक्ष है और यही हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है क्लास ही में टीचिंग करा सकें, है ना। आपको बच्चा अगर प्लेग्राउंड में मिलता है, आप अगर वहाँ कुछ सिखा सकते हैं आप जरूर सिखाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल कक्षा तक ही सीमित है, वो कक्षा के बाहर बहुत अच्छी तरीके से उसको डील किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। द मेन रीज़न टू इनिशिएट मिड डे मील प्रोग्राम फॉर प्राइमरी स्कूल इज़, आप सभी को बताया मिड डे मील प्रोग्राम लाया गया था प्राथमिक बच्चों के लिए। तो आपको ये बताना है वो किस उद्देश्य से लाया गया था। टू एक्सपेंड सोसाइटी, या टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ाने के लिए, नामांकन बढ़ाने के लिए, या शिक्षकों के विकास के लिए। तो अगर हम मेनली फोकस करें, क्या एम था मिड डे मील का? मिड डे मील का वैसे तो एम था आपके कहीं ना कहीं पोषण का, कि बच्चों को सही पोषण मिल सके। लेकिन अगर ऑप्शन की मान के चलें तो उसका मेनली यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा नामांकन बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर बात करें आपको रियल वे में कि मिड डे मील का मेनली जो मोटिव था या ऑब्जेक्टिव था वो कभी भी नामांकन बढ़ाने को लेकर था नहीं, ये सब्स्टिट्यूट था, ये अचानक से उसमें साथ में एक कहते हैं कॉम्बो पैकेज के तौर पर मिल गया हमें कि मिड डे मील के थ्रू नामांकन भी बढ़ा है काफ़ी अच्छे तरीके से। बट मेनली जो उसका टारगेटेड ऑब्जेक्टिव था वो था आपका बेस्ट क्वालिटी पोषण देने के लिए, अच्छा आहार देने के लिए बच्चों को, है ना। क्योंकि जो मेनली प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब तबके से होते हैं, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनको पोषण की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके लिए मेनली ये हमारा प्रोग्राम था। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन था कि हु प्रोफाउंडेड द स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, किसके द्वारा उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया गया था। तो देखो थ्योरीज वही हैं, पूछने का तरीका उसमें बदला है। अब पूछ दिया उसी को कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दी थी, तो ये मेनली आपको वही है, कुत्ते वाला कौन है, पेवलोव, है ना। क्यों? क्योंकि उसने बताया था कि स्टिमुलस दिखाएंगे तब रिएक्शन रिस्पॉन्स आएगा, इस तरीके से एसआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि डिसेबिलिटी टू रीड एंड राइट इज, क्या डिसेबिलिटी है रीड एंड राइट की, किस तरीके की डिसेबिलिटी के तौर पे जाने जाते हैं। डिस्ग्राफिया है, ऑटिज्म है, डिसलेक्सिया है, प्रेक्सिया, एप्रेक्सिया है। तो अगर बात करें रीड एंड राइट की डिसेबिलिटी तो आप सभी जानते हैं डिसलेक्सिया के नाम से, क्योंकि इसमें मिरर इमेज कुछ बनती है उससे रिलेटेड है, रीड एंड राइट दोनों की डिसेबिलिटी के तौर पे जानी जाती है। बात करें अगले की एन इनोवेशन इज एन आइडियल, बात करें अगले की एन इनोवेशन इज एन आइडियल परसीव्ड एज अ न्यू बाई इंडिविजुअल हु सेड दैट। आपको ये बताना है नव परिवर्तन एक ऐसा विचार है जिसे व्यक्ति द्वारा नया माना जाता है, किसके द्वारा कहा गया था, एच जी वर्नेट के द्वारा, या ई एम रॉजर्स के द्वारा, एम बी माइल्स के द्वारा, एल एन के द्वारा। तो ये जो विचार है वो आपका मेनली ई एम रॉजर्स के द्वारा दिया गया था। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हम कुछ डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे, तो इन कुछ डेफिनेशन को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाकी हम इन सारे को अपने कोर्स में कवर करेंगे, वो आप जरूर सारे को देखने को मिलेगी आपको बिटवीन द कॉन्सेप्ट। विच कमेटी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन डिस्कस्ड वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी हमने बात करी थी वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन की, तो वो किस लेवल में देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है आपके प्राइमरी लेवल में, है ना। कौन सी कमेटी या कमीशन लेके आया था ये आपका हर्टॉग,
ठीक है। ये आपको अगर बात करें तो 1917 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये आपका कमीशन है, कमेटी है। तो वो उसी ने कहा था कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में जो सबसे पहले ठहराव पर चर्चा जिस कमेटी इनके द्वारा लाई गई थी वो थी हार्टॉग कमेटी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट इन, एब्सोल्यूट जीरो क्या है ना, किससे संबंधित है? तो ये नॉर्मली आपकी मेजरमेंट स्किल से रिलेटेड है, जिसमें आपका जो संबंधित है वो है आपकी रेशियो स्किल। इसे हाईएस्ट मेजरमेंट स्किल के तौर पे जाना जाता है। इसके बारे में भी हम समझेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल, मतलब परिचय कौशल का मुख्य घटक कौन सा है? प्रीवियस नॉलेज, लेक्चरिंग, ब्लैक बोर्ड राइटिंग, होमवर्क। तो आपको पता है अगर बात करें इंट्रोडक्शन स्किल का, तो इंट्रोडक्शन स्किल छोड़ दिए, इंट्रोडक्शन के नाम से आपको क्या चीज़ ध्यान में आती है? इंट्रोडक्शन से आपको ध्यान में आता है प्रीवियस नॉलेज, मतलब पूर्व ज्ञान से लेके हम आगे बच्चे को कॉन्सेप्ट का परिचय देंगे। तो इसमें आज जो सही आंसर होगा वो होगा प्रीवियस नॉलेज। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हेन वाज द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस्ड बाय एनसीईआरटी। आप सभी को पता है जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ है वो किसके द्वारा लाए जाते हैं? वो एनसीईआरटी के द्वारा लाए जाते हैं। तो आपको इन सनों में से बताना है किस सन में एनसीएफ आया था। 1988, 1992, 1985, 2009। तो 85 तो देखिए कट जाएगा, क्योंकि मे भी शायद 2085 में आना भी बाकी है, तो पहले से वो डेट दे रखी है। 2009 आपको पता है आरटीई आई थी, तो ये भी यहाँ कट जाएगा। 1992 में पीओए प्रोग्राम ऑफ एक्शन लाया गया था, और जो कि आपकी जो 86 वाली शिक्षा नीति थी उसका कहीं ना कहीं रिवाइज्ड वर्जन था, तो ये भी कट जाएगा, है ना। 88 में जो आपका एनसीएफ लाया गया था, सबसे पहला एनसीएफ पूछा जाए 1975 में आया था, फिर 88 में, फिर आपका आया था 2000 में जो कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए था, फिर 2005 में, और अभी आपको रिसेंटली फाउंडेशन स्टेज का एनसीएफ देखने को मिला है, वो आया था। उसके बाद अभी एक और स्कूल एजुकेशन पे भी एनसीएफ आया है। इस तरीके से एनसीएफ लाए गए थे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स अप्रोप्रिएट एजुकेशन टू अप्रोप्रिएट स्टूडेंट बाय अप्रोप्रिएट टीचर by which they can able to become the best by using available maximum resources. This is the definition is given by, मतलब ये डेफिनेशन अगर आप समझेंगे तो बहुत ही बेहतरीन है कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स अप्रोप्रिएट एजुकेशन टू अप्रोप्रिएट स्टूडेंट बाय अप्रोप्रिएट टीचर। किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जो कहा गया था वो एस एन मुखर्जी के द्वारा कहा गया था, और एस एन मुखर्जी राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं और इन्हें पद्म भूषण भी मिला था। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। बात करें अगले, तो ये थे आपके टीचिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके टीचिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे अभी तक, है ना। उनसे क्या है, आप उनको एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के किस चैप्टर से या किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं। टॉपिक सेम रहेगा और उससे उठाने के वाले क्वेश्चनों का तरीका बदल के आपके सामने आ जाएगा, है ना। पढ़ा बेशक आपने, बट जब तक आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको समझनी होगी। अभी हमारा थर्ड एंड लास्ट पार्ट है, वो है लाइफ स्किल का। समझते हैं इसमें क्या चीज़ आएगी। इसमें आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे जो गुड टीचर के होते हैं, रोल ऑफ टीचर आएगा, उसमें हम फैसिलिटेटर का, लीडर का, काउंसलर का, रिसोर्स पर्सन का, ये सब पढ़ेंगे। मोटिवेशन को हम इसमें कवर करेंगे, प्रेरणा के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन वैल्यूज़ पढ़ेंगे, या रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मेनली हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट पढ़ चुके होंगे स्किनर वाले पार्ट में, बट यहाँ थोड़ा और उस कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकल वे से हट के पढ़ेंगे, एक लाइफ सिचुएशन में एप्लीकेबल करके। तो इसको और अच्छी चीज़ें समझ में आई। तो ये आपका जीवन कौशल है, लाइफ स्किल से रिलेटेड आपका छोटा सा है देखने में, बट इसको सब टॉपिक हैं वो गहराई से हम समझेंगे। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कैसे पीवाई के क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि उससे हमें बहुत ब्रॉड वे में एक आइडिया लग जाएगा। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, यूजिंग वोटिंग राइट ड्यूरिंग इलेक्शन इज रिलेटेड टू विथ विच टाइप ऑफ वैल्यू। आपको ये बताना है चुनाव के दौरान जो मतदान करते हैं वो किस प्रकार के मूल से संबंधित है। क्या वो फंडामेंटल राइट्स हैं, डेमोक्रेटिक हैं, या लोकतांत्रिक हैं, निरंकुश हैं, आधिकारिक हैं? अगर बात करें मतदान की, चुनाव की, तो ये हमारे लोकतांत्रिक मूल्य है ना। मौलिक फंडामेंटल राइट में आपका कहीं भी वोटिंग राइट नहीं आता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इफ़ द टीचर हेल्प द स्टूडेंट इन सेलेक्टिंग सब्जेक्ट देन दिस इज हिज विच रोल। मतलब एक सब्जेक्ट सिलेक्शन में एक टीचर स्टूडेंट की मदद करता है तो किस प्रकार की भूमिका निभा रहा है? प्रशिक्षक की, काउंसलर की, सलाहकार की, या दोस्त की? तो वो कहीं ना कहीं उसे काउंसलिंग गाइडेंस दे रहा है, तो ये काउंसलर की भूमिका में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ मोर स्टूडेंट्स इन द क्लास विच मेथड ऑफ टीचिंग यू वुड अडॉप्ट। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि बच्चे आपकी क्लास में पार्टिसिपेट करें, इंगेज हों, किस
मेथड को आप अप्लाई करेंगे, रोल प्ले, डिस्कशन, लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो यहाँ जो सबसे अप्रोप्रिएट होगा ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप दीजिएगा। एज अ होमवर्क ये क्वेश्चन आपको दे दिया है मैंने, वो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर अपने अपने कॉमन सेंस लगा के हमें ज़रूर भेजिएगा ताकि हमें एक आइडिया लग पाए। अगर बात करें पनिशमेंट इन विच टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट किस तरीके का सुदृढ़ीकरण करता है, क्या चीज़ से रिलेटेड है, किस तरीके का पुनर्बलन देता है, विलुप्त होने वाला एग्जिस्टिंग, निगेटिव, पॉजिटिव या नन। तो आपको पता है पनिशमेंट खा के हमें तो भाई अच्छा नहीं लगता, हो सकता है कुछ लोगों को एक मोटिवेशन मिलता हो, बट मेरे लिए नेगेटिव पनिशमेंट है ना। और अगली की बात करेंगे, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, मतलब कौन सा संविधान का अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। 15, 21 से 51 या 41। तो अगर बात करें मौलिक कर्तव्यों की तो ये आपका 51A, इसी में आपका एक 11 नंबर का है जिसमें कहा गया है कि हर माँ बाप और जो बच्चे की देखभाल करता है उसका ये मौलिक कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल जरूर भेजे। और 21A की बात करें तो इस 21A में क्या शामिल है, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहले ये 45 आर्टिकल में थी, 45 नंबर के आर्टिकल में, अब उसमें ECC के बारे में बात करी गई है। अगर बात करें यहाँ देखो, जो मैथ का बच्चा होगा बहुत दिमागदार होगा, वो इस क्वेश्चन को पता क्या पड़ेगा, 1:1। बट यहाँ इसको ऐसे नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है 1:1। 1:1 गाइडेंस फॉर वंस पर्सनल प्रॉब्लम इज कॉल्ड। जब आप 1:1 टॉकिंग करते हैं तो या 1:1 गाइडेंस देंगे एज अ टीचर, किस में आएगा, सुझाव में, एडवाइस में, इंस्ट्रक्शन में, काउंसलिंग में। तो 1:1 अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं तो वो आपकी काउंसलिंग में आएगा। ये आपकी रोल ऑफ टीचर की जो मैंने सब टॉपिक्स आपको बताए थे उसके अंतर्गत क्वेश्चन है। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर नेशनल लिटरेसी मिशन वॉज लॉन्च्ड, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आया था, 86 में, 92 में, 88 में, 80 में। तो 1988 में ही लाया गया था। 1988 में ही अभी हमने पढ़ा, NCF भी आया था आपका 2 नंबर का। हु आर द चेयरमैन ऑफ द इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी, मतलब भावनात्मक एकीकरण समिति के अध्यक्ष कौन थे, संपूर्णानंद, VV गिरी या मुखर्जी या इंदिरा गांधी। तो अगर बात करें इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी के चेयरमैन की तो वो आपके डॉक्टर संपूर्णानंद थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच रिकॉर्ड इज मेंटेन टू वेरीफाई द एबिलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट, मतलब हमें कहीं ना कहीं बच्चे की उसके इंटरेस्ट को, उसकी स्किल को, उसकी रिस्पॉन्स को हमें एक रिकॉर्ड करके रखना है। तो किस चीज़ के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे, डायरी, सबमिटेड रिपोर्ट या पोर्टफोलियो, नन। तो इसको हम पोर्टफोलियो के तौर पे रिकॉर्ड करके रखेंगे। इसको हम पढ़ेंगे मेनली आपके असेसमेंट और एवोल्यूशन वाले टॉपिक में। तो बट यहाँ ये लाइफ स्किल्स कहीं ना कहीं टीचर के रोल में आ जाता है, इसलिए यहाँ रिलेट कर रहा है। तो ये थे आपके 2018 की PY की बात करते हैं। 2019 में किस तरीके क्वेश्चन पूछे गए थे, द मीनिंग ऑफ लाइफ स्किल इज, आप पढ़ रहे हैं जीवन कौशल, आपको ये बताना उसका क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क ही दे रहा हूँ क्योंकि ये अप्लाइड बे का क्वेश्चन है, हो सकता है अपनी अपनी राय सबकी अलग हो। आप आंसर दीजिएगा, मैं सही आंसर आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन कहता है, द इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वॉज गिवन बाई, कि आपको प्रेरणा का वृत्ति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, फ्राइड है या हल हैं, आपके मैकडूअल हैं या मॉर्गन है। तो अगर बात करें इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये आपका मैकडूअल के द्वारा दी गई थी। इसको भी पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि मैकडूअल ने किस बारे में बात की है, प्रेरणा से संबंधित क्या क्या बातें उन्होंने रखी हैं। इन सिंपैथी अ पर्सन, मतलब सहानुभूति में एक व्यक्ति क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स, दूसरों को पसंद करता है या उनकी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है या सदैव असमंजस में रहता है। तो आपको पता है जो सिंपैथेटिक पर्सन होगा वो दूसरों की समस्याओं को समझेगा इन रियल में, है ना, समझेगा। और इसमें 2 टर्म आपको देखने को मिलते हैं, एम्पैथी और सिंपैथी। आपको ये बताना है इनका दोनों का क्या डिफरेंस है बीच में। अगला क्वेश्चन कहता है, रिवॉर्ड इज वॉस काइंड ऑफ मोटिवेशन, मतलब जो पुरस्कार है वो किस तरीके की प्रेरणा है। देखो पुरस्कार मिलने से हमें तो भाई बहुत खुशी होती है ना, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, तो मेनली रिवॉर्ड हम अक्सर तौर पे डायरेक्ट तौर पे देते हैं। बच्चा अच्छा करता है हम पीठ थपथपा देते हैं, वेरी गुड बोल देते हैं, अच्छे से स्माइली कर देते हैं या कुछ एज अ रिवॉर्ड उसे पेन या कुछ चॉकलेट वगैरह देते हैं। तो पॉजिटिव एंड डायरेक्ट के अंतर्गत आता है ना। कुछ लोग हो सकता है ऐसे इनडायरेक्ट मानते हो, बट मेनली ये डायरेक्ट के अंतर्गत आएगा। बात करें फ्रॉम विच ईयर द राइट टू एजुकेशन एक्ट कम इन टू इफेक्ट, मतलब RT आपको कब इफेक्ट में लाया गया था। RT 2009 के बारे में आप सभी ने पढ़ा है, ये कब इफेक्ट में आया था। हो सकता है 2009 आंसर देखें और पहला ऑप्शन भी मिले तो टिक करके आ जाए, बट ये 2010 में 1 अप्रैल को लागू किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक काम और करना है आपको, RT का एक्चुअल जो फुल फॉर्म है वो लिख के हमें जरूर भेजना है ताकि मैं समझ सकूँ कि RT के बारे में आपको कितना पता है। अगर बात करें वैल्यू दैट विच सेटिस्फाइज ह्यूमन डिज़ायर, मतलब मूल मानवीय इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं,
है ना। द स्टेटमेंट इज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था, अरस्तु के द्वारा, ह्यूम के द्वारा, अर्वन के द्वारा या हॉफडिंग के द्वारा। तो ये जो स्टेटमेंट है कि वैल्यूज दैट विल सेटिस्फाइज ह्यूमन डिज़ायर, है ना, ये अर्वन के द्वारा दिया गया कथन है ना। तो ये आपकी लाइफ स्किल में आएगा। अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल मोटिव, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक उद्देश्य है, बताना है। सेल्फ प्राइड, लव, हंगर एंड थर्स्ट। अगर नीचे की तीन बात करें ये आपके इंडिविजुअल हैं, आपके पर्सनल है, लेकिन सेल्फ प्राइड की बात करें, स्वाभिमान, ये आपका सोशल में आता है। द एबिलिटी टू डू थिंग्स डिफरेंटली एंड यूज न्यू टेक्निक इज कॉल्ड, चीज़ों को अलग ढंग से करना, कई नई चीज़ों का उपयोग करना, किस में आएगा, तो ऑफकोर्स ये आपकी क्रिएटिविटी में आएगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि हु फर्स्ट यूज द वोकेशनल गाइडेंस, किसके द्वारा सबसे पहले व्यावसायिक मार्गदर्शन का प्रयोग किया गया था, मेयर, पार्सन्स, हॉक, हल के द्वारा या ब्रीवर के द्वारा। तो ये जो मेनली है आपकी पार्सन्स के द्वारा यूज़ किया गया था। ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपको याद ही करने पड़ेंगे, इनके अच्छे से नोट्स हम बनाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाई एनसीईआरटी इन रिलेशन टू एजुकेशन, शिक्षा के संबंध में एनसीईआरटी किस चीज़ के वैल्यू, किस प्रकार की वैल्यू को मानती, क्लीननेस, लेबर, इक्वालिटी एंड कॉपरेशन, या सभी। तो मैंने पहले ही कहा था, ऐसे हमारे पास बहुत ही बच्चे हैं सभी को प्यार करते हैं, उसका आंसर भी क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये थे आपके PYQ, और साथ ही साथ आपका एग्जैक्ट सिलेबस के क्या क्या आप इस आने वाले कोर्स या आने वाली सीरीज़ के जो लेक्चर होंगे इसमें पढ़ेंगे। आई होप आपको एक नज़दीकियाँ बनी होंगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा नज़दीकियाँ बनाने से बनेंगी, दूरियाँ बढ़ाने से बढ़ेंगी, है ना। तो ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। और बाकी आपको कई सारे प्रैक्टिस सेशन जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो प्लेलिस्ट के तौर पे, अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप उनसे प्रैक्टिस सेशन की मदद से अपने एग्ज़ाम की जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर कर सकते हैं। बाकी ये जो सीरीज़ होगी मेनली फोकस्ड होगी कॉन्सेप्ट पे। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में, जो स्पेशली आपके पहले टॉपिक को कवर करेगी, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को। आई होप आप इसको एक दो बार देख के समझ लेंगे कि आखिर क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या क्या आने वाला है। मिलते हैं अगले अपनी क्लास में, तब तक के लिए सब बखैर, बाय बाय, टेक केयर।